हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जैसे कि आपने देखा कि पिछली थ्योरी जो रुदरफोर्ड की मॉडल था, तो उसकी लिमिटेशंस थी, जैसे कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन ना कर पाना या डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम की जगह कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बताना, तो ये सारी लिमिटेशंस थी। तो उसके बाद में बोर्स जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपना हाइड्रोजन मॉडल दिया, एटम दिया, और इस मॉडल को, हाइड्रोजन एटम के मॉडल को उन्होंने समझाया, जहां पर उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में भी समझाया और साथ में उन्होंने बताया कि किस तरह डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम लाइन भी ऑब्टेन की जा सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम फाइंड करेंगे रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम, राइट, जैसे बोर्स रेडियस भी कहते हैं, राइट, और साथ में उसके बाद में हम फाइंड करेंगे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इनसाइड द एटम, क्लियर। साथ ही हम फाइंड करेंगे एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम, क्लियर। चलिए सबसे पहले हम रेडियस के लिए सॉल्व करेंगे, इसे शुरुआत करते हैं थ्योरी को। आप जैसे यहां पर देख सकते हैं इस थ्योरी में क्या है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। यहां पर हम इसके टेंजेंशियल वेलोसिटी भी दिखा चुके हैं। ये यहां पर टेंजेंशियल वेलोसिटी है। इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो न्यूक्लियस प्रोवाइड कर रहा है टू द इलेक्ट्रॉन सो दैट इट कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट, क्लियर। न्यूक्लियस का जो एटम है वो कितना है, Ze जितना है। कितना है, Ze, राइट। तो चलिए यहां पर हम थ्योरी स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको अभी बताया नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड कौन कर रहा है, तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। तो देखिए यहां पर हम इसे लिखेंगे नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स फॉर इलेक्ट्रॉन इन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए कौन प्रोवाइड कर रहा है, इज इक्वल टू होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये होगा, क्लियर। अब देखिए यहां पर नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो हमारे पास क्या है, इट इज mv², राइट। तो हम यहां क्या लिखेंगे, mv²/r। ये फॉर्म हमारे लिए हो गया नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इसे हम क्या लिखेंगे, इट इज इक्वल टू k, राइट, k q1, राइट। q1 चार्ज जो है वो होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसे सिंपली क्या लिख देंगे, E, राइट, इनटू q2 चार्ज क्या होगा, चार्ज ऑफ एटम, वो क्या है हमारे पास, Ze। तो यहां पे क्या लिखेंगे, Ze बाय क्या होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमें क्या दिखाई दे रहा है, r दिखाई दे रहा है, मतलब यहां पे डिस्टेंस स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, r कैंसल्ड हो जा रहा है यहां पर, मतलब ये फॉर्म जो है सिंपली r इज इक्वल टू लिखें तो क्या होगा, इट इज kZe²/mv², ये फॉर्म हमारे पास आएगा, क्लियर। चलिए इसे इक्वेशन 1 बनाकर हम छोड़ देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 बनाकर यहां पर हम छोड़ देते हैं। अब हम बात करेंगे बोर्स क्वांटाइजेशन की। तो देखिए बोर्स क्वांटाइजेशन की कंडीशन क्या है, देखिए बोर्स क्वांटाइजेशन, तो बोर्स क्वांटाइजेशन क्या है वो कहेगा, देखिए द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज रिवॉल्विंग इनसाइड अ परमिसिबल ऑर्बिट दैट have an angular momentum which is L is equal to mvr is equal to, it is nh/2 pi, ये फॉर्म हमेशा होना चाहिए, क्लियर। अब देखिए यहां पे इसे r को सब्जेक्ट अगर हम बनाएं तो क्या होगा, देखिए r इज इक्वल टू क्या होगा, इट इज nh/2 pi r हो जाएगा, क्या हो जाए, सॉरी 2 pi mv हो जाएगा, क्या हो जाएगा, mv, क्लियर। आप देख सकते हैं यहां पर
अब इस इक्वेशन को क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 लिखेंगे। तो आप सीधे तौर पर देख रहे हैं आर जो है राइट, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी रेडियस ऑफ एटम कह सकते हो, वो दो इक्वेशन के फॉर्म हमें मिल रहे हैं 1 और 2। इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं सीधे तौर पर। तो क्या लिखेंगे, देखिए यहां पर कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कीजिए, 1 और 2 को, क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी हैं। तो कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इट इज NH by 2mv 2 pi mv which is equal to kZe square by mv square होगा। क्लियर। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, v कैंसिल हो जाएगा। क्या हो रहा है, v कैंसिल हो रहा है हमारे लिए। देखिए v कैंसिल हो जाएगा, तो और v को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये फॉर्म कैसा दिखाई देगा, v को सब्जेक्ट बनाएंगे, v कैंसिल कर देते हैं, तो v को सब्जेक्ट बनाने में v इज इक्वल टू दिस इज k z e स्क्वायर बाय, यहां पर m भी कैंसल्ड हो जा रहा है, देखिए m भी कैंसल्ड हो जा रहा है राइट। तो यहां पर ये बाय दिस इज nh इनटू क्या हो जाएगा 2 पाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 पाई। यानी ये इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे तो v इज इक्वल टू 2 पाई e स्क्वायर के जेड राइट होल बाय एन एच। ये फॉर्म हमें यहां पर v का मिलेगा, ये v का फॉर्म हुआ, देखिए v मिल गया हमें राइट। वेलोसिटी, दिस इज द इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय विच इट इज रिवॉल्विंग इनसाइड ऑर्बिट। चलिए v का फॉर्म तो मिल गया हमें। इस v के इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, इक्वेशन 2 में, तब क्या होगा, देखिए इस v के इक्वेशन को अगर इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, देखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 2 राइट, इक्वेशन 2 में रखेंगे तो ये इक्वेशन कैसे दिखेगा, r इज इक्वल टू हियर इट इज nh बाय क्या होगा, देखिए इट इज 2 पाई m। अब v की जगह पे ये इक्वेशन रखना है, मतलब 2 पाई e स्क्वायर के जेड बाय nh। क्या हो रहा है, nh जो है वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब r का फॉर्म क्या मिलेगा आपको, इट इज है nh ऊपर जाएगा, कैंसिल नहीं होगा, दिस विल बी n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर के जेड एम। ये फॉर्म हमें मिलेगा, दिस इज द इक्वेशन फॉर द रेडियस राइट। देखिए यहां पर ये रेडियस का इक्वेशन हमें यहां पर मिल रहा है। क्लियर। चलिए अब अगर हमें फाइंड करना है फॉर हाइड्रोजन राइट, फॉर हाइड्रोजन फाइंड करना है तो क्या होगा, चलिए जगह बना लेते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, यहां पर इसे जगह यहां पे बना लेते हैं हम लोग। इस इक्वेशन को हाइड्रोजन के लिए सॉल्व करना हो तो क्या होगा, देखिए फॉर हाइड्रोजन क्या होगा, देखिए हाइड्रोजन के लिए आपके लिए n क्या होगा राइट। देखिए रेडियस ऑफ, यानी फॉर हाइड्रोजन रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड बोर्स रेडियस। क्या बोलते हैं उसे, बोर्स रेडियस भी कहते हैं। फॉर दैट n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के लिए कितना होगा, z इक्वल टू 1 होगा। अगर इस वैल्यू को यहां पर इस्तेमाल करें तो वो जो बोर्स रेडियस है r0 जिससे रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या होगा, n की वैल्यू जो है वो 1 हो गई है राइट। तो इट इज 1 स्क्वायर, दिस इज प्लैंक कांस्टेंट, सो इट इज 6.63 into 10⁻34 होल बाय 4 pi square, so 4 into 3.14 whole square into e square, it is 1.6 into 10⁻19 square right, into k right। तो k हमारे लिए क्या है, तो कूलम्ब्स कांस्टेंट है
राइट, तो इट इज 9 इंटू 10⁹ इंटू जेड, जेड मैंने आपको बताया 1 लेना है, और इंटू एम, एम यानी क्या होगा हमारे लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, राइट, क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, क्लियर। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31, राइट। अब इनको आप कैलकुलेट करोगे तो रेडाई ऑफ न्यूक्लियस आपको कितना मिल रहा है, इट इज कैलकुलेट करोगे 0.53 एंगस्ट्रॉम, राइट, यानी 10⁻10 मीटर, राइट। तो ये हमारे लिए क्या होगा, बोर्स रेडियस, राइट। चलिए यहां पर हमने बोर्स रेडियस फाइंड किया। अब हम देखेंगे स्पीड, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय विच इट इज रिवॉल्विंग इनसाइड ऑर्बिट। चलिए तो अब हम देखेंगे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय विच इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो देखिए स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम फाइंड करने जा रहे हैं, देखिए ध्यान से, वेलोसिटी का इक्वेशन हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। देखिए अभी आपने देखा था हमने वेलोसिटी का इक्वेशन निकाला था, क्या था, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज v इज इक्वल टू 2 पाई के ई स्क्वायर जेड बाय NH। ये इक्वेशन है हमारे पास जो हम अभी हमने ऑलरेडी फाइंड किया था। अब देखिए यहां पर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे हम, देखिए इस टर्म पर हम ऊपर नीचे c मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब स्पीड ऑफ लाइट। तो देखिए उसको कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे और अरेंज करेंगे के ई स्क्वायर जेड, राइट, इनटू c मैंने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया। अगर मैंने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है मतलब डिनोमिनेटर में भी मुझे c मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसे मैं कुछ इस तरह से अरेंज कर रहा हूं, देखिए ध्यान से, यानी मैंने क्या किया, इधर c के नीचे n लिया है, क्लियर, और इस टर्म को थोड़ा मैंने अलग लिखा है, दिस इज द v इक्वल टू, क्लियर। अब ये जो टर्म है इसको हम इस तरह से बता सकते हैं, ये पूरी टर्म हमारे लिए एक कांस्टेंट है जिसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। इनटू क्या हो जाएगा, अल्फा इनटू c बाय n हो जाएगा। व्हाट इज दिस अल्फा, ये अल्फा क्या है, इसे कहेंगे कांस्टेंट या फाइन स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, क्या कहेंगे, फाइन स्ट्रक्चर, राइट, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, यानी यहां पर ये वेलोसिटी की इक्वेशन हमें मिल गई, क्लियर। देखिए इस वेलोसिटी की इक्वेशन अगर मैं फॉर हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करूं, देखिए फॉर हाइड्रोजन अगर मैं कैलकुलेट करूं तो फाइन स्ट्रक्चर क्या आएगा, देखिए फाइन स्ट्रक्चर क्या आएगा वहां पर, दैट इज अल्फा वैल्यू, क्या होती है अल्फा की वैल्यू, अल्फा हमने इस टर्म को अज्यूम किया, ये वाले टर्म को हमने अल्फा लिया है, देख सकते हैं आप यहां पर, क्लियर, जो कि क्या होगी 2 पाई के ई स्क्वायर जेड पाई सी एच होगी, क्लियर। अब हाइड्रोजन के लिए z क्या होगा, 1 हो जाएगा, क्लियर। देखिए ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, इट इज 2 पाई मीन्स 3.14 के इज 9 इंटू 10⁹, ई स्क्वायर इज 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर इंटू z क्या है 1 हो चुका है, होल बाय c इज 3 इंटू 10⁸ एंड h इज 6.6 इंटू 10⁻34 हमारे पास है। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो हमें मिलती है कुछ इस तरह से, जिसे हम लिखेंगे अप्रोक्सीमेटली 1/137। तो अल्फा की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, फाइन स्ट्रक्चर फॉर हाइड्रोजन क्या मिल रहा है, इट इज 1/137। तो अगर फॉर हाइड्रोजन अगर आप लिख रहे हैं, वेलोसिटी फॉर हाइड्रोजन आप लिख रहे हैं, तो वहां पर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/137, मतलब इट इज c/137 टाइम्स ऑफ n हो जाएगा, क्लियर। और अगर इनर मोस्ट ऑर्बिट की बात करें तो इनर मोस्ट ऑर्बिट मतलब n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां पर हम इनर मोस्ट ऑर्बिट के लिए बात करें तो फॉर इनर मोस्ट ऑर्बिट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वी टेक n इज इक्वल टू 1, सो इट इज c/137 टाइम्स, क्या हो जाएगा c/137।
ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है दैट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 137 टाइम्स लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। कितना लेस होगा? 137 लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। ये सीधी से कंपैरिजन है स्पीड ऑफ लाइट के साथ टू द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय विच इट इज रिवॉल्विंग इनसाइड द ऑर्बिट। क्लियर? चलिए, तो ये हुई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब बात करते हैं एनर्जी की। चलिए, एनर्जी की। चलिए, तो अब हम देखेंगे एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, राइट? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर हम निकालेंगे। देखिए क्या है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम यहां पर निकालने जा रहे हैं, राइट? तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? देखिए, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा इज इक्वल टू, इट इज काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, इट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो इनको हम निकालते हैं। चलिए, इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। देखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इट इज के ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर होता है। क्लियर? क्या होगा? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में घूमता है तो उसे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू कौन प्रोवाइड करता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो के जेड ई स्क्वायर बाई क्या होता है? इट इज आर स्क्वायर होगा, राइट? इसमें से आर कैंसल, सो इट इज एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर। ये फॉर्म हमारे पास मिलता है। अब इस वैल्यू को यहां पर अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा? इट इज हाफ एम वी स्क्वायर इंटू के जेड ई स्क्वायर बाय आर। ये फॉर्म हमको मिला काइनेटिक एनर्जी का। चलिए, काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल ली। अब बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगा? देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या निकलेगी इन दोनों के बीच में? इट इज पीई इज इक्वल टू, इट इज के इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, राइट? इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए माइनस ही हम यहां पर लिखेंगे, राइट? सिंपली माइनस ही। और क्या होगा? इट इज जेड ऑफ ई होल बाय क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन दैम, दोनों के बीच में ऑर्बिट में कितना डिस्टेंस होता है? तो आर जितना डिस्टेंस होता है। तो ये इक्वेशन जो है कुछ इस तरह से दिखेगा, माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर, राइट? तो देखिए, दोनों फॉर्म हमारे पास आ गए हैं। इन दोनों फॉर्म को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो देखिए, लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ के ई एंड पीई इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिलेगा? इक्वेशन 1 में रख लें अगर इन दोनों को, तो इक्वेशन 1 पर हमें ये दोनों वैल्यू क्या मिलेंगी? देखिए, दिस विल बी लाइक, इट इज ET इज इक्वल टू, देखिए दोनों वैल्यू अगर हम रखेंगे तो इट इज इक्वल टू, और कांस्टेंट को बाहर निकाल लें, कांस्टेंट को बाहर निकाल लें तो कांस्टेंट जो है वो के जेड ई स्क्वायर बाई आर, ये कॉमन टर्म है, कांस्टेंट कह रहा हूं मैं, कॉमन टर्म दोनों में से बाहर निकल गई। बाय क्या होगा? 1/2 माइनस 1 होगा, राइट? ये फॉर्म हमें मिल रहा है। देखिए, तो दिस विल बी लाइक क्या होगा? इट इज माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर बाई आर, ये फॉर्म हमें मिलेगा। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए, मिल गया इक्वेशन, बहुत अच्छे। अब आप देखेंगे यहां पर अगर आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, आर की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करें यहां पर तो क्या होगा? आर की वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए, वी नो दैट क्या हो रहा है? वी नो दैट आर इज इक्वल टू, राइट? क्या है? इट इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ये फॉर्म हमारे पास है। क्लियर? अब इस फॉर्म को यहां पर अगर आर की जगह सब्स्टिट्यूट कर दें तो दिस विल बी ET इज इक्वल टू माइनस ऑफ के जेड ई स्क्वायर बाई 2 इंटू क्या होगा? डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर,
डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, मतलब यहां पर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर आ जाएगा। अब इसे देखिए यहां पर क्या हो रहा है, 2 1 जैसे 2 से कैंसिल कर देगा। चलिए और दूसरी टर्म तो कोई कैंसिल दिख नहीं रही है, मतलब दिस विल बी फाइनली माइनस ऑफ 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर एम ई रेज टू 4 होल बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर। क्लियर? ये हमें मिली टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर?